ओके, ऑल राइट। तो हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, क्या क्या चीजें हो चुकी थी, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, आप लोगों को पता है ना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंडियन नेशनल मूवमेंट। अच्छा, जो बहुत सारे बच्चे नए आए थे उनको मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि आप लोगों के सेमेस्टर फर्स्ट में पॉलिटिकल साइंस के कितने पेपर होंगे? 2 पेपर, ठीक है। पहला पेपर का नाम क्या है? पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट क्या है? इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान। पहला पेपर क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान। फिर दूसरा पेपर है पेपर 2, इसको क्या बोलेंगे? अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड लॉ, कानूनों और नियमों की जागरूकता, ठीक है। कानूनों और नियमों की जागरूकता, ये दूसरा पेपर है। तो ये आपका थ्योरी होगा पहला वाला, और दूसरा वाला क्या होगा? प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। आप कहोगे सर हम इसमें प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, है ना? पॉलिटिकल साइंस में प्रैक्टिकल, यस। प्रैक्टिकल का मतलब ये है कि आप लोग इन कानूनों की अपनी डे बाय डे लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं। जैसे कहीं अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे किस संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। कहीं आप कोई अपनी कर्तव्य पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सी अपनी संवैधानिक ड्यूटी का पालन नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो अभी आपको बताया जाएगा कि आपके संविधान में कितने मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार, संविधान ने आपको 6 मूल अधिकार दिया है, और कर्तव्य कितने हैं आपके? 11 कर्तव्य, ठीक है। ये संविधान में मेंशन है। हालांकि ये मत समझना कि सिर्फ ये 6 मतलब छोटा सा 6 में बहुत सारे अधिकार हैं, ठीक है। एक एक आर्टिकल में 10-10 मूल अधिकार समाहित है, तो 6 में समझो कितने हो? 600, ठीक है। इतने सारे राइट्स हैं। जितने भी एक गरिमामय जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं वो सारी चीजें आपके मूल अधिकार में मेंशन है, ठीक है। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, आर्टिकल 21। जिंदा रहने का मतलब क्या होता है? क्या जानवरों की तरह जिंदा रहना? नहीं। कैसा जीवन? डिग्निटीफुल, गरिमापूर्ण जीवन, गरिमामय जीवन, ठीक है। कि आप ये गरिमा, भारत में तो सिर्फ इंसान, जिंदा इंसानों को ही नहीं, मुर्दा इंसानों के भी मूल अधिकार हैं। समझ रहे हो? मर जाने के बाद भी तुम्हारे मूल अधिकार हैं। कौन से मूल अधिकार? आपने देखा होगा कि सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किया जाता है किसी का भी, वो जिस भी धर्म से रिलेटेड होगा। कोई व्यक्ति अगर मर गया है, लावारिस लाश भी अगर पड़ी है कहीं पे, तो उसका भी कैसा करते हैं? सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार, ताकि उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन ना हो। समझ रहे हो? तो संविधान तुमको जीते जी तो मूल अधिकार दिया ही है, मरने के बाद भी तुम्हारी चिंता किया है कि तुम्हारी बॉडी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार ना होने पाए, ठीक है। और एक गरिमामय जीवन के लिए जो जो चीजें जरूरी हैं, जैसे आपको क्या लगता है कि एक गरिमामय के लिए क्या जीवन जरूरी, क्या चीजें जरूरी होती हैं? जैसे अच्छे खाने का अधिकार, राइट टू फूड, कि भूखों कोई नहीं मरना चाहिए, ये सरकार का कर्तव्य है, ठीक है। आपके पास रहने के लिए घर होना चाहिए, आपको सोने का अधिकार है, सोने का अधिकार आपका मूल अधिकार है, ठीक है। अगर आपको सोने में कोई डिस्टर्ब करता है तो आप कह सकते हो कि आप मेरे मूल अधिकार का वायलेशन कर रहे हैं, आपके खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। समझ रहे हो? क्योंकि मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पे आर्टिकल 32 आपको ये राइट भी देता है, आर्टिकल 32, कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सामान्य मामलों में नहीं जा सकते, लेकिन अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट। समझ रहे हो? जैसे स्वच्छ पानी का अधिकार, स्वच्छ हवा का अधिकार, ये सारे आपके मूल अधिकार है। यहां तक कि राइट टू इंटरनेट भी आपका मूल अधिकार बन गया है। अब इंटरनेट आपका मूल अधिकार है, कोई आपको रोक नहीं सकता कि इंटरनेट मत चलाओ, ठीक है। और समय, ये नया जुड़ा है अभी, क्योंकि अब 1947 में तो इंटरनेट था नहीं। जैसे जैसे समय इवॉल्व हो रहा है, नई नई चीजें जुड़ती जा रही हैं, नई नई चीजें आपके मूल अधिकारों में शामिल होती जा रही हैं,
ठीक है। जैसे अभी आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा अधिकार आपको जो नहीं मिल रहा है जुड़ जाना चाहिए? समझ रहे हो? जैसे समय की आजकल मांग चल रही है राइट टू एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का अधिकार। हर व्यक्ति के पास कम से कम इतना हो कि रोजगार तो मिल जाए उसको। हालांकि सरकार ने उस दिशा में एक काम किया है, मनरेगा बना दिया था। लेकिन मनरेगा में कैसे काम मिलते हैं आप जानते हो? कैसे काम मिलते हैं मनरेगा में? मनरेगा का काम कभी सुना है? ग्राम पंचायत में मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी लेती है सरकार। लेकिन काम कैसा होता है? गड्ढा खोदो, गड्ढा पाटो, रोड बनवाओ, बिजली लगवाओ, नाली खुदवाओ। अब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति को थोड़ा उसके हिसाब का काम चाहिए, है ना? तो राइट टू एम्प्लॉयमेंट जुड़ सकता है, ये एक मूल अधिकार। और कौन से मूल अधिकार आपको चाहिए होता है कि जिसे जुड़ जाए? वो आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। समझ रहे हो? इस क्लास में आपको बस कथा की तरह नहीं सुनना है हाथ जोड़ के ऐसे। क्लास हमेशा टू वे होनी चाहिए कि आप भी बोलो, आप भी अपने विचारों को व्यक्त करो। अब आप हायर एजुकेशन में हो, स्कूल वाले में नहीं कि टीचर आए हैं और धड़ाधड़ छाप दिए बोर्ड पे, आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो। टू वे कम्युनिकेशन। आप भी बताओ, आपके अपने विचार मैटर करते हैं, आपके अपने आइडियाज मैटर करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। मूल कर्तव्यों का उल्लंघन कैसे आप नहीं पूरा नहीं करते हो? जैसे मान लो आप रोड पे जा रहे हो, ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते, गंदगी फैलाते हो, आपने रैपर फाड़ा चिप्स का और फेंक दिया ऐसे खाने के बाद पूरा, तो ये क्या है? ये मूल कर्तव्यों का उल्लंघन है। आप कहीं घूमने जाते होगे, जैसे घूमने जाते हो ना कहीं, कोई हिस्टोरिकल साइट्स है, बहुत सारी हिस्टोरिकल साइट्स पे, कल्चरल साइट्स पे आप जाते होगे, जो बहुत पुराने प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरें हैं, उनको गंदा करते होगे। कैसे? वहां पे जाते होगे, मैंने बहुत जगह देखा है कि कोई मान लो बहुत पुरानी साइट है, कोई मंदिर है, कोई पुराना एंशियंट टाइम का आर्कियोलॉजिकल साइट है, बहुत सारे लोग मैंने आपके जाके देखा है कि वहां ऐसे जाते हैं, ऐसे दिल बनाते हैं और फिर ऐसे कुछ करके लिख देते हैं मेरे प्रेमी और प्रेमिका का नाम। देखा होगा ना ऐसा? ये गंदा कर रहे हो आप, ये मूल कर्तव्यों का उल्लंघन कर रहे हो आप। क्या पता आप में से कोई ऐसा हो जो करता हो ऐसा, है ना? तो आप अपने प्यार का पब्लिक में इजहार क्यों कर रहे हो वहां पे? भाई ये पर्सनल बात है, उसको बता दो, ठीक है? आप वहां लिख के आ रहे हो, है ना? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वहां पे बहुत सारी चित्रकारी बना देंगे। ये सब आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन है, मतलब मूल कर्तव्यों का उल्लंघन है। ये आपकी मूल कर्तव्य है, उसमें पढ़ोगे कि ऐतिहासिक प्राचीन चीजों का संरक्षण करना, ठीक है? साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित करना, जैसे झाड़ फूंक और बहुत सारी ऐसी चीजें अंधविश्वास में ना आना, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये साइंस के खिलाफ जाती है। साइंटिफिक चीजों को विकसित करना, उसको प्रचारित करना, ना कि अंधविश्वास वाली चीजों को प्रचारित करना, है ना? जैसे कुछ दिनों ऐसा था कि कह रहे देखो गणेश जी की मूर्ति दूध पी रही है, ठीक है? ऐसी चीजों को प्रचारित प्रसारित ना करना, ठीक है? वो कुछ ना कुछ उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक रहा होगा, अलग बात, लेकिन आपको ऐसी चीजों को प्रचारित नहीं करना है। ये आपके मूल कर्तव्यों का एक तरह से वॉलेशन है, ठीक है? जैसे एक मूल कर्तव्य माता पिता का भी जोड़ दिया गया है। 11वां जो मूल कर्तव्य है ना, 11th, वो माता पिता के लिए है कि माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, समझ रहे हो? और बच्चों का अधिकार है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना, सरकार का यह दायित्व है, ये आपका मूल अधिकार है, ठीक है? राइट टू एजुकेशन। एक नए मूल अधिकार की डिमांड उठी थी कोरोना के टाइम पे, किसकी? राइट टू हेल्थ, कि जैसे हर व्यक्ति को कम से कम इतना अधिकार तो हो कि अगर बीमार हो गया है तो जाके अपना इलाज करा ले फ्री में, ठीक है? क्योंकि कोरोना के टाइम पे आपने देखा था कंडीशन कैसी थी, बहुत सारे लोग, सभी अलग अलग बीमार थे, कोरोना से ग्रसित थे, लेकिन हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट। बहुत सारे लोग तो इलाज के बिना मर गए, है ना? तो ये भी उठा था कि मूल अधिकारों में एक मूल अधिकार और जोड़ दिया जाए, राइट टू हेल्थ, जो भी जुड़ा नहीं है। उसके बाद ही सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी, लगी, ठीक है? कि आयुष्मान भारत योजना के तहत हर व्यक्ति को क्या मिलेगा? 5 लाख का बीमा, व्यक्ति को नहीं पर एक फैमिली को दिया उन्होंने। एक फैमिली अगर 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो 5 लाख का बीमा दे दिया उन्होंने, ठीक है? तो और मूल अधिकार जुड़ सकते हैं। और क्या जुड़ सकता है आपको सोच के बताना है कि और ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके गरिमामय जीवन के लिए, सिर्फ जिंदा रहना जानवरों की तरह नहीं, इंसानों की तरह, ह्यूमन बीइंग की तरह, क्योंकि बहुत सारे इंसान और जानवर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वही सारी एक्टिविटीज आप करते हो जो एक जानवर करता है। डिफरेंस कहाँ है? ब्रेन में। आपका माइंड चलता है और चलना चाहिए,
तभी आप जानवरों से अलग हो, वरना पैदा आप भी हुए हो, जानवर पैदा होता है, बड़े आप भी हो रहे हो, वो भी बड़ा होता है, आप भी बड़े होते हो तो प्रजनन करते हो, बच्चे पैदा करते हो, वो भी बच्चे पैदा करता है। फिर डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है आपकी क्रिएटिविटी में, ठीक है? तो वो डिफरेंस बना रहना चाहिए, वो डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है? अभी आगे आएंगे उस पर। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, मुस्लिम लीग, गदर आंदोलन, ये हो गया था। ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कुछ चीजें हो रही थी। जैसे गदर के बारे में मैंने पढ़ा, ये कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? अमेरिका में, ठीक है? पढ़ के नहीं आए हो लग रहा है। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? अमेरिका में। क्योंकि भारत में के बाहर जो कुछ लोग रह रहे थे वो भी भारत की आजादी के लिए आंदोलन चला रहे थे, विदेशों में ही। विदेशों में उठाई गई आवाज का असर ज्यादा होता है, समझ रहे हो? आज भी भारत में जब देखोगे कोई प्रॉब्लम्स आती है, जो लोग विदेशों में रह रहे होते हैं उसको सपोर्ट करने वाले, वही आवाज उठाते हैं। जैसे जब 1-2 साल पहले किसान आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, तो आपने देखा होगा कि विदेशों में जितने भारतीय रह रहे थे उन्होंने भी उसका समर्थन किया। तो उससे सरकार के ऊपर दबाव बनता है कि देखो विदेशों में भी आवाज उठ गई। तो ये सारे लोग जर्मनी में, इंग्लैंड में, यूएसए में, कनाडा में जो रह रहे थे भारतीय उस टाइम पे भी, वो भी भारत की आजादी के लिए क्या कर रहे थे? आवाज उठा रहे थे, तरह तरह के संगठन बना रहे थे, तरह तरह की रैलियां कर रहे थे, ठीक है? तो उसका बड़ा असर पड़ता है, बड़ा दबाव पड़ता है उसका। कामागाटा मारू प्रकरण भी देख लिया था, क्या था ये? देख रहे थे। हाँ, तो कामागाटा मारू प्रकरण ये था। कामागाटा मारू एक जहाज था, एक्चुअल में एक शिप नाम था, ठीक है? पानी में चलने वाला जहाज, आपने देखा होगा, है ना? क्या कोई कभी बैठा भी है पानी में चलने वाले जहाजों में? आप बैठे हो तो हाथ ऐसे कर रहे हो आप, हाँ? सर खुजा रहे हो, हाँ? ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, मुझे लगा कि आप हाथ उठा रहे हो। तो देखो, जहाज बहुत सारे होते हैं जो, क्यों सियारी जी? हाँ, नाव का ही बड़ा रूप समझो, ठीक है? नाव का ही वो अच्छे तरीके से उसको कवर कर दिए, तो नाव का बड़ा रूप है। एक्चुअल में इंडिया में थोड़ा वाटरवेज की समस्या है। मतलब जो जैसे हमने सड़क मार्ग सुना है, हमने रेल मार्ग सुना है, हमने वायु मार्ग सुना है, लेकिन जल मार्ग भी होता है, ठीक है? और हमारे यहाँ तो इतनी नदियां हैं। बहुत विदेशों में क्या होता है, खासकर यूरोप में, नदियां ही रास्ता होती हैं, समझ रहे हो? एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए। हमारे यहाँ हालांकि वाटरवेज बने हुए हैं, जलमार्ग सरकार ने बनाए हुए हैं, 111 जलमार्ग हैं भारत में। नदियों में चलने के लिए रास्ता है प्रॉपर, समझ रहे हो? जैसे आपको दिल्ली से अगर कलकत्ता जाना है तो नदियों के थ्रू जा सकते हो आप, समझ रहे हो? इलाहाबाद से बंगाल जाना है, सीधे नदियों के थ्रू जा सकते हो। आपको सोनभद्र से कलकत्ता जाना है, नदियों के थ्रू जा सकते हो आप। अभी आपने देखा होगा कुंभ के दौरान कुछ व्यक्ति थे जो नदियों से, मतलब उस टाइम में बहुत भीड़ थी, आप जानते हो, रोड पे पूरा ट्रैफिक जाम रहता था, रेल ट्रेनों में जगह नहीं होती थी। 2-3 व्यक्ति जो बिहार से थे, उन्होंने अपनी एक बोट बनाई और उसी से वो चल दिए गंगा नहाने, और पहुंच भी गए, और गंगा नहा के फिर लौट गए। नदी से, पूरा पानी से, रोड पे उनको जाने की कहीं जरूरत भी नहीं। कि वो पटना से चले, ऐसा संभव है कि नहीं संभव है? क्योंकि अब देखो, ये आपको पता कब चलेगा, जब आपको नदियों की लोकेशन पता हो, ठीक है? अब देखो, ये यहां पे बंगाल है, ये यहां पे यूपी है, यहां पे बिहार है, ठीक है? गंगा नदी निकलती है कहां से, बताइए? गंगा नदी कहां से निकलती है? यहां पे उत्तराखंड है, यूके जिसको बोलते हैं, ठीक है? हालांकि ये यूपी से सटा हुआ है, यहां पे है मान लो, ठीक है? ये यूपी है पूरा। गंगोत्री से निकलती है ना? और उत्तराखंड से होते हुए गंगा नदी ऐसे यूपी, फिर बिहार, फिर बंगाल से बंगाल की खाड़ी चली जाती है। अब नदियां बहुत अच्छा साधन है कनेक्टिविटी का, लेकिन हम लोग उसको यूज नहीं कर पाए हैं। जैसे एक शहर है वेनिस, वेनिस का नाम सुना? यूरोप में एक शहर है वेनिस, वहां ज्यादातर नहरें हैं और नदियां हैं, लोग उसी से यात्रा करते हैं, रोडों से कम करते हैं, और साफ सुथरे भी है। हमारे हमने क्या कर दिया है? गंदा कर दिया है। सोचो, बिना वाटरवेज के, बिना नदियों में यात्रा के भी नदियों को गंदा कर दिया है। दुनिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड नदियां हैं हमारे यहाँ, जबकि हम लोग मानते बहुत हैं,
हम लोग कहने को माता कहते हैं कि गंगा मैया, यमुना मैया, लेकिन गंदगी भी उसी में डाल रहे हैं। ये कैसी हिपोक्रेसी है भाई? ये कैसा दोगलेपन है कि आप एक तरफ तो कह रहे हो पूजा कर रहे हो आप, और दूसरी तरफ आप गंदगी डाल रहे हो। यूरोप में, अमेरिका में लोग माता नहीं कहते, पूजते नहीं हैं, लेकिन साफ सुथरा जरूर रखते हैं। हमने उन चीजों को बर्बाद किया है, समझ रहे हो? हम लोग इसको यूटिलाइज नहीं। अभी हालांकि सरकार ने एक क्रूज चलाया था, बनारस से एक क्रूज बनाया जो चलता है समुद्रों में, आपने देखा होगा, और उसमें से कुछ विदेशी और कुछ भारतीय बैठ के बांग्लादेश तक गए। यहां पे बांग्लादेश है, कैसे जाएंगे? गंगा नदी, आपने देखा होगा कि गंगा नदी बंगाल में जाके दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है? एक भाग बांग्लादेश चला जाता है और एक भाग बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। तो वो कनेक्टिविटी तो है ही, जुड़ी हुई है। आप नदियों के माध्यम से पूरा लंबा पूरे देश में जा सकते हो, और वो सबसे सस्ता आसान मार्ग है। सबसे महंगा सामान भेजने में सबसे महंगा होता है रोडवेज, रोड के थ्रू सामान भेजना, ठीक है? एयर के थ्रू, वायु मार्ग के थ्रू सामान भेजना सबसे सस्ता होता है वाटरवेज। आज भी आप देखोगे दो देश जब ट्रेड करते हैं ना, तो ज्यादातर ट्रेड किसमें होता है? वाटर मार्ग से, ठीक है? शिप्स चलती हैं। इंडिया में भी इंटरनल ट्रेड भी ऐसा हो सकता है कि बिहार को कुछ सामान मंगाना है कानपुर से, तो गंगा नदी के थ्रू आ जाएगा, गंगा नदी में सामान रख दिया, सीधे बिहार पहुंच गया, क्योंकि पटना में गंगा जाती है। तो उन चीजों का अभी भी यूटिलाइजेशन हो नहीं पाया ढंग से। इसको करने की जरूरत है। इसको कब करोगे? जब आप लोग सरकार में आ जाओगे, समझो? क्योंकि ये ना समझ लोग बैठे हुए हैं सरकार में, उनको समझदारी नहीं है। तो जब आप लोग मंत्री, विधायक, सांसद, प्रशासक बनोगे तो कहोगे हम ऐसे सेवा देंगे कि सड़क पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, कहीं भी आप जाओगे, बनारस में जाओ, जाम फंस जाओगे आप। शहर में इंटर किए कि बस शहर पार करते करते 2 घंटा लग जाएगा आपको, 10 किलोमीटर चलने में इतना जाम है। तो दूसरा तरीका क्या है? वाटरवेज। पटना से आना है, वाटरवेज में पहुंचे, बिहार उतर गए, इलाहाबाद उतर गए, दिल्ली चले गए। दिल्ली भी जाने का है क्योंकि पूरा जुड़ा हुआ है ना ये नदी ऐसे, और बगल में यमुना भी है, गंगा यमुना दोनों पैरेलल बहती है। आपने देखा होगा। वो मिलती कहाँ है? इलाहाबाद में, ठीक है? यमुना आ रही है यमुनोत्री से, गंगा आ रही है गंगोत्री से, दोनों पैरेलल आ रही है ऐसे, और बाद में इलाहाबाद में संगम है, वही मिल जाती है, वहां से दोनों एक हो जाती है, वहां से नाम गंगा हो जाता है। फिर गंगा आगे चलती है बनारस, पटना। पटना में ही यहां सोनभद्र से जाने वाली एक नदी है, सोन नदी, वो मिलती है। तो आपको अगर पटना जाना है तो सोन नदी में बैठ जाओ, सोन नदी में बैठ के चले जाओ। मतलब ऐसे नहीं बैठ जाना है जाके कि आप ऐसे बैठ जाओ सोन नदी पहुंच जाओ। पहुंच तो जाओगे लेकिन आप नहीं होगे फिर, ठीक है? जहाज में, पानी में चलने वाले जहाज होना चाहिए। जैसे पानी में चलने वाली होती है ना शिप्स, छोटी शिप्स आप यहाँ नदियों में चला सकते हो। बहुत सारे देशों में नदियां और नहरें ही यात्रा का माध्यम होती है, लेकिन हमारे देश में सरकार ने सिर्फ आइडेंटिफाई किया है 111 वाटरवेज, साउथ में भी है, नॉर्थ में है, सब जगह। लेकिन अभी उसमें संभव नहीं है ट्रेडिंग, व्यापार। जैसे अनपरा के किसी व्यापारी को सामान मंगाना है पटना से, कैसे मंगाएगा वो? बाय बस या ट्रेन से, है ना? कि सिंगरौली पटना एक्सप्रेस आती है, उसमें रखवा देगा, या कि बस से मंगा लेगा। तीसरा माध्यम भी हो सकता है कि पानी में रखवा दिया है, जहाज में, पानी के जहाज में, और वो भी आ गया। वो सबसे सस्ता होगा और सबसे कम पॉल्यूशन होगा। रोड पे चलने से पॉल्यूशन ज्यादा फैलता है, एक्सीडेंट का खतरा होता है। ये नई नई चीजें, आपको नया इनोवेशन प्रशासन में आने के बाद, समाज में आने के बाद, आपको पॉलिटिक्स में आने के बाद ऐसे नए नए इनोवेशन ही करना है। जैसे बिहार में भी इलेक्शन है, हर पॉलिटिकल पार्टी आके क्या कह रही है? हम आएंगे तो बिहार को बाढ़ से मुक्त कर देंगे। बाढ़ बहुत आती है बिहार में, लेकिन आज तक कोई मुक्त नहीं कर पाया है। कितनी सरकारें नहीं बनी, देश को आजादी कितने साल हो गए? 70, 78 साल, 80 साल, लेकिन आज भी बिहार में बाढ़ बहुत आती है, और बाढ़ में घर बह जाते हैं लोगों को। क्यों नहीं आप बचा पा रहे हो? अब बिहार की लोकेशन आप समझो, ऐसा कुछ है बिहार, ठीक है? गंगा नदी बिहार को बीचों बीच काटती है ऐसे, ये गंगा नदी है। जो नॉर्थ बिहार है, यहां पे ऐसी बहुत सारी नदियां नेपाल से आती हैं, और कुछ नदियां साउथ बिहार में भी है।
लेकिन ज्यादातर बाढ़ वाला इलाका कौन सा है? नॉर्थ बिहार। ठीक है, यहां पे क्या आती है? बाढ़। और नीचे वाला इलाका बहुत सूखा भी होता है, इन नदियों में ज्यादा पानी नहीं होता। तो सोचो, आधा बिहार सूखे से ग्रसित है, आधा बिहार बाढ़ से ग्रसित है। तो इसका समाधान क्या है? आज तक कोई समाधान दे ही नहीं पाया। 80 साल, इतने साइंटिस्ट, इतने पॉलिटिकल नेता, इतने प्रशासक, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया। क्यों? क्योंकि उनकी प्रायोरिटी में है ही नहीं। जनता मर रही है, मर जाए। एक व्यक्ति बड़ी मुश्किल से घर बनाता है, जीवन भर की कमाई लगा के, पता चला उसका घर ही भाग गया। बिहार में गरीबी की सबसे बड़ा रीजन भी यही है कि वहां हर साल बाढ़ बहुत आती है और लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। तो मान लो बहुत मुश्किल से वो कमा कमा के थोड़ा स्टेबल हुआ, घर बनवा लिया, पता चला फिर भाग गया, तो वो बेचारे झुग्गी झोपड़ी में ही रह जाते हैं जीवन भर। रीजन ये है। तो सोल्यूशन कैसे होगा? कल आप मान लो मौका मिला कि आप बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हो, कोई है बिहार से इसमें? कोई बिहार से है? कल मान लो मौका मिला, आप बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हो, क्या सोल्यूशन दोगे बिहार की जनता को? आप अब बिहार का मुख्यमंत्री, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, मतलब समझ लो राज्य का मुखिया, वो जो कह दिया वो हो गया। सारे संसाधन, सारी प्रशासनिक मशीनरी सब उसी के हाथ में है, बस उसको समझदार होना चाहिए। और अभी तक ये देखा गया कि हमारे मुख्यमंत्री लोग उतने प्रशासनिक रूप से दक्ष नहीं हो पाए हैं। वो बन तो जाते हैं किसी तरह गुणा गणित लगा के, जोड़ तोड़ करके, लेकिन धर्म का यूज करके, जाति का यूज करके, सब सारी चीजों का यूज करके, साम दाम दंड भेद सब लगा के, लेकिन जनता को राहत नहीं मिल पा रही है। क्या करोगे? सबसे बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। नदियों को जोड़ दो। बाढ़ क्यों आती है? जब नदी में पानी ज्यादा हो जाता है। तो मान लो ये नदी है, इस नदी में पानी ज्यादा हो गया तो इस नदी से जोड़ दो, पानी ज्यादा हो गया तो इस नदी में आ जाएगा, बाढ़ से बचाव होगा और यहां सूखा से भी बचाव होगा। जो यहां के लोग सूखे से मर रहे थे वो सूखे से नहीं मरेंगे, जो उधर बाढ़ से मर रहे थे बाढ़ से नहीं मरेंगे। नदियों को ही आपस में जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे? नदियों को जोड़ना कैसे होता है? नहर बना के, बड़ी बड़ी नहरें बना के। जैसे मान लो एक नदी ये जा रही है, ठीक है, और एक नदी ये जा रही है, इसमें बहुत बाढ़ आती है, इसमें सूखा पड़ता है, तो इन दोनों को ऐसे आप नहर बना दो बीच में, इसका ज्यादा पानी इसमें आ जाएगा, तो यहां लोग सूखे से राहत मिलेगी जो पानी बाहर मर रहे थे, ठीक है, और वहां बाढ़ से राहत मिलेगी जो पानी की वजह से मर रहे थे। तो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, एक दो प्रोजेक्ट सरकार ने शुरू किया है। पहला, एक नदी जोड़ी है, दो नदियों को जोड़ा है सरकार ने पिछले 80 सालों में। कौन सी दो नदियां हैं? वो भी मध्य प्रदेश में, यहां नहीं जोड़ा। दो नदी थी मध्य प्रदेश में, एक का नाम था केन नदी, एक का नाम था बेतवा नदी, ठीक है, बेतवा, बेटवा नहीं, बेतवा, ठीक है। तो केन नदी में बहुत ज्यादा पानी था, केन के लोग बाढ़ से, केन के अगल बगल के लोग बाढ़ से ग्रसित थे। बेतवा में पानी कम था, तो दोनों को जोड़ दिया, तो उसको बोल दिया केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। और अब दोनों खुशहाल हैं, केन के किनारे वाले भी, बेतवा किनारे वाले भी। तो हमारे बिहार में भी ऐसा हो सकता है कि बिहार के लोगों को जो उनकी बहुत बड़ी समस्या है उससे निजात दिलाया जा सकता है, ठीक है। पहली समस्या बिहार में यह है बाढ़ वाली। अब फिर उसी से सब जुड़ा हुआ है। पलायन क्यों होता है? बहुत सारे लोग बिहार में पलायन करके चले जाते हैं बाहर, बंबई, सूरत, कलकत्ता कमाने गए हैं, ठीक है। पलायन रुक जाएगा क्योंकि उनका घर स्टेबल हो जाएगा, उनको थोड़ा बहुत कुछ न कुछ रोजगार मिलेगा। बिहार में जनसंख्या बहुत छोटा सा है और जनसंख्या भयंकर ज्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है पूरे देश में, 1108 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। समझ रहे हो? अगर बिहार के सारे लोग बिहार में आ जाए ना, रहने के लिए जगह नहीं होगी। जनसंख्या क्यों ज्यादा होती है? किसी भी घर की, हम एक परिवार की बात करेंगे, एक परिवार में जनसंख्या ज्यादा क्यों होती है? किस परिवार में ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं? जो परिवार अशिक्षित होता है, उसको पढ़ा लिखा नहीं है, समझदारी बहुत कम है, तो वो मजे मजे में बच्चे पैदा कर देते हैं, और वो मजा बाद में उनके लिए बहुत सजा बन जाती है। समझ रहे हो? आप यू आर द सोशल साइंटिस्ट, यू आर द पॉलिटिकल साइंटिस्ट, आप लोग रिसर्च किया करो कि किन घरों में, अपने अड़ोस पड़ोस में देखो कि किन हमारे अगल बगल के घरों में ज्यादा बच्चे हैं, किसके 10 बच्चे हैं, किसके 5 बच्चे हैं, और हैं तो वजह क्या है। आप देखोगे कि अशिक्षित होगा वो, नशेड़ी होगा वो, पढ़ा लिखा बहुत कम होगा वो,
यस, वो क्या करेगा? ज्यादा बच्चे पैदा करेगा। ज्यादा बच्चे पैदा मतलब गरीबी को आमंत्रित करना, क्योंकि आप उनको सही से पढ़ा नहीं पाओगे, आप उनको सही से कपड़े नहीं पहना पाओगे, आप उनको सही से खाना नहीं खिला पाओगे, तो वो बच्चे फिर वो भी ऐसे रहेंगे। वो भी पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ाई नहीं पाए, आप खाना भी नहीं दिए, कपड़े भी नहीं दिए, घर भी नहीं होगा सही से, वो भी यही करेंगे। क्योंकि हर जीव जो होता है ना, वही बताया अभी शुरुआत में, जानवर और इंसान में डिफरेंस क्या है? समझदारी। अगर आप उसको समझदार नहीं बनाए तो वो भी जानवरों की तरह बर्ताव करेगा। एक कुत्ते कितने बच्चे पैदा करता है? एक बकरी कितने बच्चे पैदा करती है? एक सुअर कितने बच्चे पैदा करती है? जितना कर सकती है ना, वो मैक्सिमम करना चाहती है। हर जानवर, ये समझ लो, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट है, ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये डार्विन का सिद्धांत है कि हर व्यक्ति क्या, हर जीव ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहता है। समझ रहे हो? लेकिन इंसानों ने सबको पछाड़ दिया है। आज शेर खतरे में है, हाथी खतरे में है, बाघ खतरे में है। किसकी वजह से? सोचो, वो उनको हम जानवर कहते हैं, लेकिन वो कितने समझदार हैं, वो अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किए हुए। और इंसान जो अपने आप को बहुत समझदार कहता है, 8 बिलियन पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, 8 बिलियन, 8 खरब लोग, कहां रखोगे भाई? क्या खिलाओगे? बेरोजगारी तो होगी ही, गरीबी तो होगी ही, अशिक्षा तो होगी ही। और फिर भी हमारे देश की भी युवा आबादी तैयार बैठी हुई है। 66% यूथ है, और यूथ में होती है बहुत ज्यादा एनर्जी। अगर उनको आप काम नहीं दोगे तो क्या करेंगे? बच्चे पैदा करेंगे। समझ रहे हो? तो अब हमारे युवाओं को समझने की जरूरत है। आप लोग खुद समझो, अगल बगल पड़ोस परिवार भाई बहन को समझाओ कि बचा लो इस दुनिया को। कैसे बचाओगे? कैसे बचाओगे? दुनिया को बचाने में एक आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा कि आप कम बच्चे पैदा करें या ना करें। समझ रहे हो? आज हमारे समाज में ऐसा रहा कि जब कोई नया बच्चा पैदा होता है, लोग जश्न मनाते हैं, है ना, कि बरहों का आयोजन हो रहा है, बच्चा पैदा हुआ है, धूम धड़ाका, बैंड मिठाई बटी जा रही है। शोक मनाना चाहिए, एक और आ गया इस धरती पे बोझ, इस धरती के संसाधनों पे बोझ। वो खाएगा क्या भाई? रहेगा कहां? इतने लोग तो खुद ही हो चुके हैं। अब लोगों को कंट्रोल करना, कुछ लोगों की मेरी बात बुरी लग सकती है ठीक है, लेकिन बात बुरी है, लेकिन आप जानते हो कि नीम के लड्डू कड़वे होते ही हैं जो हेल्दी होते हैं। लेकिन ठीक है, स्वास्थ्य के लिए, पृथ्वी के स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं मैं। आज कहीं बचा हुआ है कुछ जाओ गंदगी ना हुआ, जहां नदी, तालाब, पोखर, पेड़ पौधे, पर्वत पहाड़ सब खा तो गए। सब खा लिया। किसने खा लिया? इंसानों ने। कुछ तो छोड़ दो। अब ग्लोबल वार्मिंग की समस्या क्यों है? हर साल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इस साल मैक्सिमम टेम्परेचर 55 था, 55 डिग्री। समझ रहे हो? आप बॉइल्ड हो जाओगे, बॉइल्ड, उबल जाओगे आप। अंडा उबला देखा है ना? पहले लिक्विड होता है वो, और जब बॉइल्ड हो जाता है तो सॉलिड हो जाता है। देखा कि नहीं देखा है? आप लोग बॉइल्ड किया भी होगा। इंसानी जो शरीर है ना, एक निश्चित तापमान और प्रेशर के लिए काम करता है बस। मतलब रूम टेम्परेचर 30 से 35 40 तक ही अच्छा काम करता है। इसके बाद इंसान का शरीर काम नहीं करता। आपने कभी देखा होगा कि जब बहुत तेज गर्मी होती है तो आपको क्या होता है? स्ट्रोक लग जाता है। कहते हैं कि हीट स्ट्रोक आ गया। क्यों? वो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, आप पागल हो जाओगे। क्योंकि बना ही नहीं है यह शरीर इतने ज्यादा टेम्परेचर के लिए। यह शरीर 35-40 तक ही काम कर सकता है। तो आप अपने विनाश का खतरा खुद पैदा कर रहे हो। जंगल काटोगे, पहाड़ काटोगे तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। बात समझ आ रही? तो और मध्यम वर्ग गरीब आदमी को समझाना बहुत जरूरी है ये, कि वो बच्चे कम करे, जनसंख्या कम करे। जो बड़े बड़े पूंजीपति है ना, जैसे एलोन मस्क का नाम आपने सुना होगा। एलोन मस्क ये कहता है कि खूब बच्चे पैदा करो। क्यों कहता है वो? क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। कंपनी में काम करने के लिए उसको चाहिए मजदूर। और मजदूर कैसे पैदा होंगे? मजदूर कैसे बनते हैं? अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड पर्सन ही क्या होते हैं? मजदूर होते हैं। तो जब जनसंख्या खूब करोगे, माँ बाप पढ़ाई नहीं पाएंगे, स्किल दे ही नहीं पाएंगे, तो क्या बनेगा? वो मजदूर। उनको यही चाहिए। तो बड़े बड़े पूंजीपति जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि बच्चा खूब करो, मजदूर बना दो उनको। और ज्यादा मजदूर होंगे तो सस्ते में काम कराएंगे।
उनका सामान सस्ता बनेगा, ज्यादा महंगे में बेचेंगे, खूब सारा प्रॉफिट कमाएंगे, ये उनका लक्ष्य। और गरीब आदमी उनके चाल में फंस जाता है ना। तो ये सारी चीजें, आपको पढ़ने लिखने का मतलब ये होता है कि मूल बातों को समझना। ये नहीं कि रट के एग्जाम पास कर लिए हो गया। एग्जाम पास करने आप नहीं आए हो, एग्जाम तो आप ऐसे ही पास हो जाओगे। पढ़ने का मतलब है समझदारी विकसित करना, एक सेंस डेवलप करना कि आपके हित में, समाज के हित में, देश के हित में, पृथ्वी के हित में क्या है आगे चल के। बात समझ आ रही है। ग्रेजुएशन का बच्चा मतलब समझदार, ग्रेजुएट मतलब मैच्योर। आप ग्रेजुएशन होते होते ये समझ जाओ कि आपके लिए क्या जरूरी है, दुनिया के लिए जो जरूरी है, जो पृथ्वी के लिए जरूरी है, पूरे ब्रह्मांड को बचाना है आपको। वो तो निकल जाएंगे भाई। बड़े बड़े 1% लोग जो है ना इस धरती के, इतने रिच हैं, अगर धरती में कुछ भी समस्या आई वो चले जाएंगे दूसरे ग्रह पे। आपने देखा होगा उन्होंने मंगल पे, चंद्रमा पे कॉलोनी बसाना शुरू कर दी है। तुम्हारे लिए बसा रहे हैं क्या? गरीबों के लिए बसा रहे हो? आप बड़े खुश हो रहे हो, वाह मंगल पे पहुंच गए हमारे लोग, मून पे पहुंच गए। अरे तुम यहीं मरोगे, कुछ भी समस्या हुई तुम यहीं रहोगे, क्योंकि इतना एफोर्ड नहीं कर पाओगे। स्टीफन हॉकिंग नाम का एक साइंटिस्ट था। स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना है? इन दोनों को बुलाओ तो। हाँ बताओ, बहुत खुश हो रही है। अरे स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना है तो फिर क्यों बात कर रही हो? स्टीफन हॉकिंग से एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जो मर गए। उनका कोई शरीर का अंग काम नहीं करता था, वो हमेशा व्हील चेयर पर ही बैठे रहते थे। आपने देखा होगा टीवी में कभी। उनका सिर्फ दिमाग काम करता था, लेकिन दिमाग बहुत तेज काम करता था। कभी कभी कुछ दिव्यांगों के साथ ऐसा होता है कि आप देखोगे, बहुत सारे लोग ऐसे देखोगे आप जो गूंगे हैं, बोल नहीं पाते, जो देख नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, लेकिन कुछ न कुछ स्किल उनके अंदर बहुत तेज होती है, उनकी इंटेंसिटी बहुत तेज होती है। तो वो उनका कोई अंग काम नहीं, वो हिलते तक नहीं थे, लेकिन उनका दिमाग बहुत तेज काम करता था। तो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि अगर इंसानी प्रजाति को बचाना है तो अगले 2050 तक पृथ्वी छोड़ देनी पड़ेगी, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आम आदमी कहां छोड़ पाएगा? आम आदमी तो पृथ्वी पे ही जीवन नहीं जी पा रहा ढंग से, कि जहां सारी चीजें थी, अच्छी थी। सोचो कि साफ हवा थी, साफ पानी था, बढ़िया एनवायरनमेंट था, पेड़ पौधे जंगल थे, यहां नष्ट कर दिया। मंगल पे पानी खोज रहा है, मंगल पे काश पानी मिल जाए, चंद्रमा पे काश हवा मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए। अरे तुम यहां तो बचा लो पहले, यहां तो था ही ना। यहां देखो कितनी शानदार ऑक्सीजन है, अगर ये आप बाहर निकलो, पूरे धरती पे सब जगह पर्याप्त ऑक्सीजन है कि आप सरवाइव कर लो। लेकिन यहां की बर्बाद करके कहां जाना चाह रहा है? कैसी मूर्खता है। तू अपना घर जला लो पहले, अपना घर बर्बाद कर दो, फिर कहो जाएंगे बंबई में घर खोजेंगे। तुम रह पाओगे? यही इंसानी हालत है कि अपना घर बचा लो पहले, अपना एनवायरनमेंट बचा लो। और समस्या क्या है? क्योंकि उसको पढ़ाया नहीं जाता। एक छोटे बच्चे को कभी नहीं पढ़ाई जाती, बताई जाती है चीजें। उसको सिलेबस रटा दिया, किताब पढ़ा दिए, पास हो गया, फिर भी वही करेगा, जंगल काटेगा, वो हवा गंदी करेगा, पानी गंदा करेगा। सबसे पहले बच्चों को पढ़ाएं कि आप अपना एनवायरनमेंट कैसे बचाएं, अपने घर को कैसे बचाएं, समझदारी कैसे विकसित करें। दुनिया देखो अच्छी हो जाएगी। आप लोग कहते हो ना कि दुनिया खराब हो गई है, आपके घर वाले भी कहते होंगे बेटा दुनिया बहुत खराब हो गई है, घर के बाहर मत निकला करो। किसने खराब किया है? किसने खराब किया है? उन्हीं लोगों ने खराब किया है जो ऐसा कह रहे हैं। समझ रहे हो? वो अपने बेटों के लिए तो कह रहे हैं, अपनी बच्चियों के लिए तो कह रहे हैं। क्या पता वो दूसरे के घर की बेटियों के लिए खतरा हो, वही उसके साथ क्राइम करते हो। है तो सब इंसानी। जो व्यक्ति रेप करता है, किसी का मर्डर करता है, वो भी तो किसी का लड़का ही है, किसी का भाई है, किसी का पति है। कैसे कर रहा है? सब अपने लिए कहते हैं, दूसरों के लिए, सबके लिए वही क्रिमिनल है। तो कैसे बचेगा समाज? आप लोगों के प्रयास से, आप लोगों के प्रयास से। समझ में आ रही है? दिमाग में चीजें घुस रही हैं, कि कुछ ज्यादा ही समस्या हो रही है दिमाग में घुसने में। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो पढ़ो और अपने आप को मजबूत बनाओ, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, हर प्रकार से। दुनिया आपके लिए अच्छी हो जाएगी। मजबूत नहीं बनोगे, दुनिया आपके लिए खराब रहेगी। रोते रहोगे आप, मेरे साथ ही क्यों गलत होता है, क्योंकि तुम गधे हो इसलिए गलत होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में बंद करो दोस्तों।